गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। प्लांट फिजियोलॉजी में अभी तक हमने एक आध दो टॉपिक की बात की थी। पहले हमने पढ़ा था अंतःशोषण, इम्बिबिशन और उसके बाद डिफ्यूज़न, और अब इसी क्रम में आता है तीसरा जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस यानी परासरण। हम जानेंगे परासरण क्या होता है और परासरण किस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, फिर उसके बाद परासरण दाब। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे परासरण क्या है। परासरण जो शब्द है वो नॉलेट द्वारा दिया गया था। नॉलेट, इसके द्वारा ये परासरण शब्द दिया गया था। परासरण मूल रूप से क्या है? ये एक विलायक में या विलायक द्वारा होने वाली विसरण की विशिष्ट प्रक्रिया है। परासरण क्या है? विलायक द्वारा होने वाली विसरण की विशिष्ट प्रक्रिया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा और विस्तार से देखेंगे। वास्तव में परासरण है क्या? देखिए, हम इसे एक उदाहरण से समझेंगे। ये है अर्धपारगम्य झिल्ली और इधर है विलयन और इधर भी क्या है? विलयन है। लेकिन ये है कम सांद्रता का और ये है अधिक सांद्रता का। कम सांद्रता और अधिक सांद्रता का मतलब ये है कि इस विलयन में विलय के अणु या विलय जो है वो कम मात्रा में है और इसके अंदर विलय के अणु अधिक मात्रा में है। दूसरे शब्दों में, इस विलयन में जल की मात्रा अधिक है, इस विलयन में जल की मात्रा कम है। तो विलायक के अणु, विलायक मतलब जल, विलायक यानी जल, तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन की ओर विसरित होते हैं और इसी प्रक्रिया को हम परासरण कहते हैं। दोबारा से सुनिए, विलायक के अणु कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के गुजरते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। और ये एक तरह से विसरण की प्रक्रिया ही है। और ये विसरण या जो परासरण है ये तब तक जारी रहता है जब तक दोनों तरफ के विलयन की सांद्रता समान ना हो जाए। यानी कि दोनों तरफ एक समान विसरण जल का ना होने लग जाए, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो एक परिभाषा तो इसकी ये बनती है कि जब विलायक के अणु अपनी अधिक जो विलयन है उसमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरते हैं। और दूसरी परिभाषा इसकी हम देखते हैं कि जब विलायक या जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विसरित होते हैं। यानी अब अगर हम इसको ना देखें, विलयन को ना देखें, क्योंकि ये तो हमने देखे थे कि दो भिन्न सांद्रता के विलयन हैं, उनके बीच अर्धपारगम्य झिल्ली है और कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन की ओर। अगर सिर्फ जल की बात की जाए तो जल अपनी अधिक सांद्रता से, चूंकि इधर जल की मात्रा ज़्यादा है और इधर कम है, तो इधर क्या हो गया? अपनी अधिक सांद्रता से किधर? अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कहाँ जाएगा? कम सांद्रता की ओर जाएगा। तो इसकी दूसरी परिभाषा हम इस तरह से बता सकते हैं कि जब विलायक या शुद्ध जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता विलयन की ओर जाते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? ये परासरण। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें परासरण की क्रिया तब तक होती रहती है जब तक माध्यम में दोनों तरफ, अगर विलयन है तो विलयन में दोनों तरफ सांद्रता बराबर ना हो जाए। वास्तव में देखा जाए तो परासरण की प्रक्रिया जब सांद्रता दोनों तरफ समान हो जाती है, यानी इधर भी और इधर भी, मतलब दोनों तरफ के जो विलयन है वो साम्य अवस्था में आ जाएं, तब भी परासरण होता रहता है। तब भी क्या होता रहता है? परासरण होता रहता है। और इसमें आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि इस दौरान
जो शुद्ध विसरण या शुद्ध परासरण है वो कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस दो प्रकार के जो विलयन है उन दोनों विलयनों में जब तक सांद्रता में अंतर रहता है तब तक परासरण की क्रिया होती रहती है, और जब सांद्रता प्रवणता यानी कि अंतर समाप्त हो जाता है तब भी परासरण होता रहता है। लेकिन उस वक्त क्या होगा, नेट जो ऑस्मोसिस होगा वो कैसा हो जाएगा, या नेट डिफ्यूजन विसरण जो है वो कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है इसके अंदर कि अगर हम सांद्रता के आधार पर अगर विलायक के अणुओं की गति की बात करें तो विलायक के अणु कम सांद्रता विलयन से, यानी अपनी जो विलयन है उसमें कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन की ओर विलायक के अधिक अणुओं का विसरण होता है। कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से जब ये जल विलायक होकर गुजरेगा तो वो क्या होगा, अधिक अणुओं का विसरण होगा। और उल्टा देखें हम तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता विलयन की ओर विलायक के अणु कम संख्या में गुजरते हैं, यानी कि कम संख्या में विसरित होते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इसमें और कुछ तथ्य की। कोई भी कोशिका या उत्तक उसमें जब जल प्रवेश करता है तो कोई भी कोशिका या उत्तकों में जल प्रवेश की जो क्रिया है उसको हम क्या कहेंगे, एंडोऑस्मोसिस कहेंगे, यानी अंतःपरासरण। और उत्तकों या कोशिकाओं से जल का बहिर्गमन, यानी जल जब बाहर निकलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, बहिर्प्रासरण। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों ही प्रक्रियाओं के लिए जो जल की सांद्रता है कोशिकाओं में भी और बाह्य वातावरण में, दोनों क्रियाओं के लिए, जो भी परासरण की क्रिया, इन दोनों क्रियाओं के लिए जल की कोशिकीय माध्यम में भी सांद्रता और बाह्य वातावरण में भी सांद्रता, ये दोनों बातें इस पर निर्भर करती है कि अंतःपरासरण होगा कि बहिर्प्रासरण होगा। अब आगे हम देखें परासरण का मापन या परासरण को हम किस तरह से दर्शा सकते हैं। इसे एक प्रयोग द्वारा हम दर्शा सकते हैं कि परासरण होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए हम लेते हैं एक थिसेल कीप, यह है एक थिसल कीप, और इसका जो ऊपरी भाग है यानी कि इस कीप का जो ऊपरी सिरा है वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक अर्धपारगम्य झिल्ली से इसका मुंह बंद कर देते हैं। और इस अर्धपारगम्य झिल्ली से इसका मुंह बंद करने के बाद इस झिल्ली के अतिरिक्त सिरों को हम काट देते हैं और फिर इस झिल्ली के चारों तरफ रबर सॉल्यूशन लगा देते हैं। जैसे ही हम रबर सॉल्यूशन लगा देंगे तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये झिल्ली कैसी हो जाएगी, जलरोधी हो जाएगी। और अब इस थिसल कीप में हम शुगर सॉल्यूशन भर देते हैं और उसका एक प्रारंभिक लेवल इसमें हम बना देते हैं। जैसे कि ये है इसका प्रारंभिक लेवल, इनिशियल लेवल, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम एक स्टैंड से इस तरह से, और इस कीप को अब हम रख देते हैं एक जल से भरे हुए बीकर में। ये जल से भरा हुआ बीकर, इस जल से भरे हुए बीकर में हम इसको रख देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कीप के अंदर क्या है, शुगर सॉल्यूशन है यानी कि विलयन है,
और कीप से बाहर बीकर में क्या है, विलायक है। यानी ये तो हो गया विलायक यानी जल, वाटर, इसे हम बता सकते हैं विलायक। और इसके अंदर क्या है, ये है शुगर सॉल्यूशन, ये हो जाता है विलियन। ठीक है, और ये इसका जो इनिशियल लेवल है, यानी कि अभी तक इसका लेवल ये है। अब हम इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो लेवल है वो बढ़ चुका है। लेवल क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि बीकर से जल यानी कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर इस थिसल कीप में प्रवेश करते हैं, जिससे क्या होगा, नली में विलियन का स्तर बढ़ जाता है। तो ये इसका फाइनल लेवल हो गया। तो ये जो इतना बढ़ा है, इसके बाद हम देखते हैं इस बीकर में जो जल भरा है, फिर हम उसकी समीक्षा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो हम पाते हैं कि इस बीकर में शुगर इसमें नहीं पाई जाती। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली है वो विलय के अणुओं के लिए अपारगम्य होती है, जबकि विलायक के अणुओं के लिए ये पारगम्य होती है। तो सीधी सी बात ये है, परासरण में हमने जैसे कि परिभाषा में बताया भी था कि जब विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरित होते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब विलायक के अणु अपनी जो कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन की ओर विसरित होते हैं, तो दोनों ही परिभाषा किसी भी तरह से दी जा सकती है। तो अब ये प्रयोग फिर से आपको मैं बता देता हूँ एक बार और, कि जब हम परासरण का मापन करते हैं, परासरण को हम समझाते हैं किस तरह से ये प्रक्रिया होती है, तो हम लेते हैं एक थिसल कीप। थिसल कीप का जो मुंह है उस पर एक एनिमल ब्लेडर यानी कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली हम इस पर बांध देते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली इस पर बांधने के बाद इसके अतिरिक्त सिरे काट देते हैं। फिर इस झिल्ली के चारों ओर रबर सॉल्यूशन लगा देंगे। रबर सॉल्यूशन लगाने से ये झिल्ली जल रोधी हो जाएगी। और उसके बाद इस कीप के अंदर हम क्या भरते हैं, शुगर सॉल्यूशन भरते हैं। उसका एक इनिशियल लेवल लगा देते हैं और इस कीप को हम जल से भरे बीकर में रख देते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि बीकर से जल इसमें विसरित होता है, तो नली में विलयन का स्तर ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जल या विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कहाँ प्रवेश करते हैं, इस विलयन में प्रवेश करते हैं, अर्थात अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरित होते हैं। तो इसी को हम परासरण कहते हैं। इसके बाद परासरण की प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब ये क्या है? परासरण दाब, देखिए, जब विलायक के अणु किधर जाएंगे, जब विलायक के अणु किसी विलयन में प्रवेश करते हैं, यानी विलयन में जाएंगे और विलयन में प्रवेश करते हैं, तब विलयन में एक दाब उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। इस विलयन में उत्पन्न हुए दाब को हम द्रवस्थितिक दाब भी कह सकते हैं, द्रवस्थितिक दाब। और ये दाब करता क्या है? ये दाब ये काम करता है कि ये विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन में आने से रोकता है। तो हम परासरण दाब की अगर परिभाषा देंगे तो हम कैसे देंगे कि विलयन में परासरण क्रिया के फलस्वरूप विलयन में उत्पन्न वह द्रवस्थितिक दाब जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन में प्रवेश करने से रोकता है, तो उसे हम परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब जो शब्द है वो फेफर द्वारा दिया गया था और इसी संदर्भ में फेफर की परासरण मापी हम देखेंगे किस तरह से। परासरण दाब को मापने का जो यंत्र है उसको हम कहते हैं फेफर
ओस्मोमीटर। इससे हम परासरण दाब का मापन कर सकते हैं। तो देखें हम फेफर की जो परासरण मापी है वो कैसी है। इसमें क्या होता है कि एक पार्सिलोन की बनी प्याली होती है इस तरह से, ये है पार्सिलोन की बनी प्याली, और इस प्याली का जो इसकी परिधि है वहाँ पर क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ये छिद्रित प्याली होती है, ठीक है। और इसके अंदर एक होता है झिल्ली, इसके अंदर क्या होती है, झिल्ली। और ये झिल्ली इसमें किसकी बनी होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड की, कॉपर साइनाइड फेरोसाइनाइड की क्या होती है, ये झिल्ली होती है। और इस झिल्ली के बाद अगर हम देखें तो इसके बाद इसके अंदर हम क्या करते हैं, पोर्सिलोन की प्याली में क्या करेंगे, हम कोई भी अज्ञात परासरण दाब वाला विलयन भर देते हैं, यानी कि वो विलयन भर देते हैं जिसका परासरण दाब हमें नहीं पता होता है। तो ये हमने इसमें भर दिया अज्ञात परासरण दाब वाला विलयन, ठीक है। और ये जो है ये एक नली की सहायता से ये जुड़ा रहता है मैनोमीटर से। ये जो नली है इसमें पारा भरा रहता है, इस तरह से हम देखें तो ये जो है ये क्या है, इसमें पारा, और पारे का हमने क्या लगा लिया है, एक इनिशियल लेवल लगा लिया है, यानी कि ये इसका क्या है, इनिशियल लेवल है, पारे का इनिशियल लेवल। तो इसमें हम देखें, अब इसको हम क्या करेंगे, एक जल से भरे हुए बीकर में रख देते हैं। ये जल से भरा हुआ बीकर, तो अब इसमें परासरण की क्रिया होती है। तो परासरण की क्रिया के फलस्वरूप क्या होगा कि जल जो है वो इस अर्ध पारगम्य झिल्ली जो कि कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली है, उस झिल्ली के माध्यम से किसमें प्रवेश करता है, यहाँ प्रवेश करेगा, जिससे क्या होगा, जिससे इस विलयन में द्रवस्थैतिक दाब उत्पन्न होगा। अर्थात इसमें जो विलय के अणु हैं उनकी सांद्रता धीरे धीरे कम होती जाएगी, यानी कि जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा, जबकि कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन की ओर जाएगा। यानी कि इसके अंदर क्या है, इसमें अधिक सांद्रता है, इसमें कम सांद्रता है। तो जब जल इसमें प्रवेश करता है तो एक द्रवस्थैतिक दाब उत्पन्न होता है, और इस दाब की वजह से नली में पारे का जो लेवल है वो ऊपर चढ़ जाता है। तो ये इसका जो फाइनल लेवल है वो है। तो इस तरह से हम परासरण दाब का आकलन कर सकते हैं। एक बार हम फिर से देखेंगे परासरण दाब को कैसे मापा जाता है। इसे हम फेफर की परासरण मापी द्वारा माप सकते हैं। जो परासरण दाब है उसको मापने के लिए जो फेफर ने उपकरण बनाया था उसमें एक पार्सिलोन की प्याली होती है जो कि छिद्रित होती है, और उसका जो भीतर की जो परिधि होती है, भीतर का जो भाग होता है, वहाँ पर कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली कवर होती है। और इस कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली जो कवर है उसको कवर करने के बाद उसके अंदर हम भर देते हैं अज्ञात परासरण दाब वाला विलयन। जैसे ही हम इसमें अज्ञात परासरण दाब वाला विलयन भरते हैं उसके साथ ही हम इसमें क्या लगा देते हैं, एक जो कीप है, जो नली है, उसको हम इससे जोड़ देते हैं। इसको हम कहते हैं मैनोमीटर। ये मैनोमीटर है, पारे से भरा हुआ मैनोमीटर है। तो जैसे ही जल इसमें प्रवेश करना शुरू होगा, यानी प्रवेश करेगा, तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जब विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर इस विलयन में प्रवेश करेंगे तो इसके अंदर एक द्रवस्थैतिक दाब उत्पन्न होगा, और द्रवस्थैतिक दाब की वजह से जो नली है उसमें पारे का लेवल ऊपर चढ़ जाता है। तो इस तरह से हम इसकी सहायता से परासरण दाब का मापन कर सकते हैं। परासरण दाब को हम बार में नाप सकते हैं। इसके लिए एटीएम भी हम
प्रयोग में लेते हैं तो ATM बराबर होता है 1.01। अब देखिए आगे, परासरण दाब के लिए वान हाफ ने एक सूत्र दिया था, वान हाफ, इसने एक सूत्र दिया था PV बराबर nRT, ये एक सूत्र दिया था। यहाँ पर P बराबर होता है परासरण दाब, ठीक है। इसके बाद V बराबर होता है विलयन का आयतन, R बराबर होता है गैसीय स्थिरांक और T बराबर होता है तापमान। वास्तव में परासरण दाब किस पर निर्भर करता है? जो विलयन है उसमें अणु संख्या, जो विलय के अणुओं की संख्या है उस पर निर्भर करता है, या हम यूं कह सकते हैं कि परासरण दाब विलय अणुओं की संख्या की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो हम इस सूत्र की सहायता से परासरण दाब को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम इस आधार पर देखें, 1 मोल विलय का 1 लीटर विलायक में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर, 273 केल्विन तापमान पर, 273 केल्विन तापमान पर 1 मोल विलय का 1 लीटर विलायक में 273 केल्विन तापमान पर परासरण दाब क्या होगा? परासरण दाब क्या होगा? तो इस सूत्र के प्रयोग से हम जानेंगे OP बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू जो गैसीय स्थिरांक है ये वाला, इसका मान होता है 0.082, तो ये हो गया 0.082 इंटू 273, ये आ जाता है 22.4 ATM या फिर आ जाता है 22.7 बार। तो इस तरह से हम परासरण दाब का मापन कर सकते हैं। एक बार फिर से हम देखेंगे, परासरण दाब को मापने के लिए हम फेफर की परासरण मापी काम में लेते हैं और इसके लिए हम वान हाफ का सूत्र प्रयोग कर सकते हैं। PV बराबर nRT, परासरण दाब, विलयन का आयतन, R बराबर गैसीय स्थिरांक, T बराबर तापमान। तो 1 मोल विलय का 1 लीटर विलायक में 273 केल्विन तापमान या 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर परासरण दाब का मान क्या होगा? OP बराबर हो जाएगा 22.4 ATM या 22.7 बार। तो ये हो जाएगा इसमें। अब इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो समीकरण है वो विलय के ऐसे अणुओं पर लागू नहीं होता है जो विद्युत अपघट्य होते हैं या फिर जल शोषित होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे परासरण विभव की। परासरण विभव, आजकल के जो आधुनिक फिजियोलॉजिस्ट है वो परासरण दाब के स्थान पर एक नया शब्द प्रयोग में लेने लगे हैं जिसको हम परासरण विभव कहते हैं। परासरण विभव, शुद्ध जल का जो परासरण विभव है वो शून्य होता है। शुद्ध जल का परासरण विभव क्या होगा? शून्य, ठीक है। और अगर हम इसमें विलय के अणु मिला दें तो फिर परासरण विभव का मान कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। और अगर हम इसमें और विलय के अणु मिला दें तो फिर और ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, और ऋणात्मक हो जाएगा। और अब अगर हम इस विलयन को विलायक की सहायता से तनु करते हैं तो फिर क्या होगा? तो फिर ऋणात्मक जो अधिक ऋणात्मक था वो फिर कम ऋणात्मक हो जाता है। यानी कि सीधी सी बात ये है
कि जैसे जैसे हम विलयन में विलायक मिलाएंगे या विलायक के अणु विलयन में प्रवेश करेंगे, वैसे वैसे उस विलयन का जहाँ परासरण विभव पहले क्या था, ऋणात्मक था, वो अब कैसा हो जाएगा, धीरे धीरे कम ऋणात्मक होगा, फिर धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि विलायक जो है दोनों तरफ सांद्रता जब बराबर आ जाएगी उस वक्त क्या होगा, परासरण विभव का मान कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं शुद्ध जल का परासरण विभव शून्य होता है। इसके बाद आगे हम देखें इसमें दो महत्वपूर्ण टॉपिक, टीपी और डब्ल्यूपी, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए नहीं, थैंक यू। ओ, कौन सा दबाया वो?